तो आज का जो सेशन होगा मेन रूप से आपका जो है इन्वायरमेंट साइंस के अंतर्गत जो है जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, उसको लेकर के मैं लूँगा। तो आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और साथ साथ बनाने का भी प्रयास कीजिए। क्वेश्चन जो है अभी हमने जो प्रकृति बनाया क्वेश्चन का थोड़ा सा टफ बनाया। टफ इसलिए मैं इसको टफ बनाया हूँ कि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं सामान्य क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है, बिना पढ़े हुए भी आप बना सकते हैं। चूँकि आप बचपन से ही पर्यावरण पढ़ते आ रहे हैं तो ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होती है। लेकिन जब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है, जो कि मैं अभी आपको करवाऊँगा। तो साथ साथ आप लोग कॉन्सेप्ट सीखने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन आप लोग सामने में जो है स्क्रीन शेयर में कर देता हूं, जिससे कि आप लोग अच्छे से देख पाएँ, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे ऑन स्क्रीन, आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग पढ़िए और जवाब खोजने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन 1 to 5 के लिए तो वरदान होगा। 1 to 5 वाले HM के लिए यहाँ से EVS से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भी जो लोग 6 to 12 में भी हैं तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और प्रशासनिक सेवा में तो यहाँ से कम 4-5 क्वेश्चन हर एक बार अब पूछे जाते हैं पर्यावरण से, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी में मुख्य अंतर क्या है। इकोसिस्टम और इकोलॉजी में क्या अंतर है। तो हम आपको जब पढ़ाए थे पर्यावरण EVS, और आपने देखा होगा ज़्यादा वीडियो नहीं है, 5 वीडियो टोटल आपके पर्यावरण के पढ़ाए गए हैं। और साथ साथ आपको टेस्ट भी फोल्डर में कंटेंट में पड़े हुए हैं, उसको लगाने के लिए हमने बोला था, ठीक है। 5 वीडियो प्लस जो भी आपके ऑब्जेक्टिव सेशन है टेस्ट का वो ज़रूर दे लीजिएगा। साथ साथ अभी का जो सेशन मैं आपको करवा रहा हूँ ये एक कॉन्सेप्ट आपके अंदर डेवलप कर देगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में किसी तरह के क्वेश्चन में समस्याएं नहीं होगी। बाकी अगर जो लोग थ्योरी नहीं पढ़े हो तो वो निश्चित रूप से थ्योरी पढ़िए। और थ्योरी के लिए आपको फिर हमारा कोर्स से जुड़ना ही पड़ता है, क्योंकि कंटेंट में ही आपको थ्योरी दिखेगा। और ज़्यादा बड़ा हमने इसको लेंदी नहीं लिया है, बहुत ही 5 क्लास में ही पूरा अच्छे से आपको EVS पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। तो निश्चित रूप से EVS सभी लोग देख के जाएंगे। जो लोग कोर्स से अभी तक नहीं जुड़े हैं 499 में आप जुड़ सकते हैं। अभी बहुत ही कम रेट पे चार्ज में आपको दिया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा जो है कंटेंट्स में मटेरियल है। हर एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर PDF नोट्स हैं, ठीक है। और साथ साथ टेस्ट भी अवेलेबल है। तो निश्चित रूप से जुड़िए। और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके 1 to 5 में और HM के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम और पारिस्थितिकी जो इकोलॉजी। देखिए जो भी लॉजी लगा हो तो उसके विज्ञान से संबंधित होता है। एक सब्जेक्ट के रूप में जब हम उसको देखते हैं तो यानी उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसके व्यापकता का अध्ययन हो जाएगा। कोई भी जैसे सोशियोलॉजी, एक सोशल मतलब होता है समाज, मान के चलिए, तो सामाजिक अध्ययन हो गया सोशियोलॉजी। तो उसमें पूरे समाज का जब हम लोग डीपली अध्ययन कर लेते हैं तो वही क्या हो गया, सोशियोलॉजी होता है, तो लॉजी लगा देते हैं। तो उसी प्रकार से जब इकोसिस्टम को हम लोग व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग इकोलॉजी शब्द दे देते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी के बारे में आपको पता होगा, जीवों और देखिए जीव तो जैविक हो गए, अजैविक जो भी उनके आसपास के पर्यावरण भौतिक वातावरण है, चाहे मिट्टी हो, वायु हो, आकाश हो, ये सब क्या है, ये सब आपके क्या हो जाते हैं, अजैविक वातावरण, ठीक है। चाहे मिट्टी, पानी, जल, ये सब अजैविक होते हैं। तो जीव और अजैव जो आपस में क्रिया करके जो इस जगत में रहते हैं तो उनका अंतर क्रिया का अध्ययन मेन रूप से क्या कहलाता है, आपका पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पढ़ते हैं पारिस्थितिकी तंत्र जीवों के समूह का अध्ययन है, जबकि पारिस्थितिकी उनके पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन है। गलत। पारिस्थितिकी तंत्र जीवों और उनके अजैविक वातावरण के मध्य अंतर क्रिया का अध्ययन, ये बिल्कुल सही है। जबकि पारिस्थितिकी इन संबंधों की व्यापकता का अध्ययन, बिल्कुल ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए इकोलॉजी में सभी जीवों के बीच में जो अंतर क्रियाएँ हो रही हैं, किसका किस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। वायु जगत है, जैसे जल में भी बहुत सारे जीव रहते हैं, धरातल पे भी बहुत सारे जीव रहते हैं, तो सबका एक दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे एक मेढक है, जल में भी रहता है, थल में भी रहता है,
और उसके साथ एक फूड चेन भी है। तो पूरा जब हम लोग उसके बारे में अध्ययन करने लगते हैं तो वो पारिस्थितिकी यानी वो आपका इकोलॉजी कहलाता है। और केवल हम जैव और अजैव के बीच में अंतर क्रिया क्या हो रहा है, केवल प्रॉपर जीव का, तब वो जब हम पढ़ते हैं तो आपका क्या हो गया, आपका वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर यही हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र जीवों और उनके अजैविक वातावरण जिसमें जीव नहीं हो। ठीक है, अजैविक वही हो गया जो भी आपका फिजिकल वस्तु है, जैसे मान के चलिए मिट्टी हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, ये सब हो गया। वातावरण के मध्य अंतर क्रिया का अध्ययन है, जबकि पारिस्थितिकी इनके जो संबंध हैं व्यापक रूप से जब हम लोग अध्ययन करते हैं तब वो इकोलॉजी के तहत आता है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। किनारा प्रभाव एज इफेक्ट से आप क्या समझते हैं? आप लोग बताइए एज इफेक्ट क्या होता है। हमने आपको कंटेंट में जो थ्योरी है ईवीएस में भी बताया है। देखिए कोई भी जीव है, ठीक है, या तो जलीय जीव है तो वो जल में रहेगा, स्थलीय जीव है स्थल पे रहेगा। ठीक है, लेकिन एक होता है किनारा, जैसे मान के चलिए यहाँ से ही समुद्र स्टार्ट, ठीक है, समुद्र स्टार्ट है तो यहाँ से जल जीवन है, जल मेन रूप से जलीय जीव रह रहे, इधर स्थल के रह रहे। तो आप देखिएगा जो किनारे पे होगा वहाँ पे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है जितने भी हॉट स्पॉट होंगे आपको समुद्र किनारे आपको मिलेंगे। ठीक है, या फिर पहाड़ और धरातल के बीच में जब वहाँ पे मिलेंगे आपको, तो यहाँ पे है कि दो जब मान के चलिए स्थल और जल, ठीक है, स्थल और जल के बीच में जो किनारे के या एकदम कॉर्नर पे, स्थल और जल के कह सकते हैं कॉर्नर पे, जहाँ से जल स्टार्ट होता है और जहाँ से स्थल खत्म होता है, तो उसका जो मिलन होता है वो आपका क्या कहलाता है, किनारा कहलाता है। किनारा इफेक्ट को हम लोग इसी रूप में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या है अब पढ़ेंगे इसको, क्या कह रहा है, यह वह प्रभाव है जो पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण जीवों पे पड़ता है। नहीं, पर्यावरण परिवर्तन एक अलग चीज़ है, जैव विविधता, पर्यावरण परिवर्तन ये सब अलग चीज़ है। ठीक है, यह वह प्रभाव है जो दो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे जल मंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, जल का अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जल के अंतर्गत ही आता है, के मिलने की सीमा पर, जैसे कि जंगल और घास के मैदान पाया जाता है, तो जहाँ जैव विविधता, जहाँ विविधता और जीवों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। किनारा प्रभाव क्या होता है कि जहाँ पे आप देखेंगे जल और स्थल मिला, चाहे आपका जंगल और घास के मैदान मिलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा आपको जैव विविधता देखने को मिलेगा। जैव विविधता का मतलब है विभिन्न तरह के जीव, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब तरह तरह की पक्षियाँ, तरह तरह के कीड़े मकोड़े से लेके हर एक तरीका का जीव वहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेगा। तो इसी को हम लोग किनारा इफेक्ट करते हैं, एज इफेक्ट करते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा ईवीएस। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली जब जाएगा क्वेश्चन, और निश्चित रूप से बीपीएससी डीपली अब जाता है, और ख़ास करके इन टॉपिकों में तो आपको डीपली ले ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और बहुत लोग को ऐसे हम लोग जो आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिए थे, आज का क्लास 6:30 बजे से होगा, और कल परसों आपका क्लास नहीं होगा। ठीक है, कल परसों आपका क्लास नहीं होगा, तो इसके पीछे रीज़न आप जान ही रहे हैं कि इलेक्शन है, इस कारण से आपका क्लास नहीं होगा। ठीक है, तो जब हमने इन्फॉर्म कर दिया तो आप लोग को, जो भी लोग हैं उनको आना चाहिए ऑनलाइन, क्योंकि लाइव क्लास का पढ़ाने का, सुनने का एक अलग जो है ये होता है। बाकी बाद में भी आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी लाइव क्लास में बने रहते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आता है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे भी हमने आपको बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ पढ़ा दिया है, परेशान होने की बात नहीं है ऐसे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, बी। और परेशान नहीं होना है ईवीएस में, ईवीएस वगैरह में परेशान बिल्कुल नहीं होना है, शांतिपूर्ण सोच समझ के बनाइएगा। निश्चित रूप से आप पढ़े हुए रहते हैं ये सब चीज़, बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन कितना लग रहा है आपको बड़ा लेंदी टाइप का, लेकिन जब पढ़िएगा तो अपने आप सोच लीजिएगा। नहीं भी पढ़े उस टॉपिक को फिर भी आप सोच लीजिएगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ के जाइए, ज़्यादा बेहतर है।
पारिस्थितिकीय पदचिन्ह इको फुटप्रिंट का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो इको फुटप्रिंट क्या चीज से संबंधित है? यह वह स्थान है जहां जीव रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह वह प्रभाव है जो मानव गतिविधियों के कारण जलवायु पर पड़ता है। यह एक माप है जो दर्शाता है कि किसी व्यक्ति, समूह, देश द्वारा प्रयोग की जा रही प्राकृतिक संसाधन की मात्रा निश्चित भूमि या जल क्षेत्र की तुलना में कितनी। देखिए, पद चिन्ह जो होता है इको फुटप्रिंट कहलाता है कि मानव इस धरातल पे जो संसाधन है उसका कितना प्रयोग कर रहा है, ठीक है, किस रेशियो से कर रहा है, उसका तुलनात्मक अध्ययन जब हम लोग करते हैं तो वो इको फुटप्रिंट कहलाता है। ठीक है, यानी मानव जितना भी संसाधन का उपयोग कर रहा है, ठीक है, या कोई भी देश कितना पूरे साल में संसाधन का उपयोग कर रहा है और उसके पास कितनी संसाधन है, वो कब तक चलेगी, ठीक है, जब उसका तुलनात्मक अध्ययन होने लगता है तो वो आपका पारिस्थितिकीय फुटप्रिंट कहलाता है, पद चिन्ह या इको फुटप्रिंट कहते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, यह एक माप है जो दर्शाता है कि किसी व्यक्ति या समूह या देश द्वारा प्रयोग की जा रही प्राकृतिक संसाधन की मात्रा। कोई देश प्राकृतिक संसाधनों का कितना प्रयोग कर रहा है, ठीक है, कितना जो है निश्चित भूमि या जल क्षेत्र की तुलना में कितना है, ठीक है। तो संसाधन की जो प्रयोग की मात्रा का जब तुलनात्मक अध्ययन होता है पर्यावरण में तो वो आपका पारिस्थितिकी पदचिन्ह या इको फुटप्रिंट कहलाता है। तो याद रखिएगा, यानी मानव या देश के द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग होता है उसका तुलनात्मक अध्ययन पारिस्थितिकीय पदचिन्ह या इको फुटप्रिंट कहलाता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैव मंडल, बायोस्फीयर, आपको हमने बताया हुआ क्वांटिटेटिव थ्योरी में बायोस्फीयर क्या होता है, बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बायोस्फीयर क्या होता है, जैव मंडल किसको कहते हैं? चलिए आप लोग खुद बताइए। यह पृथ्वी पर जीवों के रहने वाले क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें केवल वनस्पति शामिल हैं। देखिए, वायुमंडल में वनस्पति केवल शामिल नहीं हो सकता, वायुमंडल जितने भी तरह के जीव हैं, जीव मतलब जान ही रहे हैं, सजीव, सजीव का परिभाषा आप लोग को पता है क्या होता है, जो सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, प्रजनन करते हैं, वृद्धि करते हैं, वो सब सजीव। तो वनस्पति तो है ही, साथ साथ जीव भी तो हैं। तो यह पृथ्वी पर जीवों के रहने वाले क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें केवल वनस्पति शामिल है। तो केवल वाला तो गलत है। बायोस्फीयर में क्या है, जैव मंडल में क्या होते हैं, जितने भी तरह के जीवन पाया जाएगा, चाहे स्थल मंडल, जल मंडल में, वायुमंडल में, तो सबको मिलाकर के ही जीव मंडल कहलाता है। मतलब इस धरातल पे चाहे वो जल में हो, चाहे आपके स्थल में हो, चाहे आपके वायु में हो, जितने प्रकार के जीव हैं, जीवन पाया जाएगा, वो बायोस्फीयर का पार्ट होता है। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है, यह पृथ्वी की सतह पर विशेष प्रकार की चट्टानों का वर्णन करता है। क्या ऐसा बात है जैव मंडल? बिल्कुल गलत। यह एक पर्यावरणीय परियोजना है जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए चलाई जा रही है। बिल्कुल गलत। यह पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां जीवन पाया जाता है जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के जीव शामिल है। तो बिल्कुल ये सही जवाब हो जाएगा। यह पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां पर भी जीवन पाया जाएगा वो सारे जैव मंडल के पार्ट होते हैं। कमोबेश सब जगह जीवन, वायु में भी है, जल में भी है, स्थल में भी है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो सबको मिला करके ही जैव मंडल कहलाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 का डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग भी दिमाग लगाइए और बनाते रहिए। निम्न में से जनसंख्या से संबंधित कौन सा भाग निम्नलिखित है? निम्न में से जनसंख्या से संबंधित कौन सा भाग सम्मिलित है? ठीक है, जनसंख्या से संबंधित बोल रहा है, कौन सा भाग सम्मिलित है? जनसंख्या किसको कहेंगे बताइए आप लोग, जनसंख्या इसमें से किसको कहा जाएगा?
एक प्रजाति के जीव जो आपस में प्रजनन करने में सक्षम है, तो जनसंख्या कह सकते हैं इसको। विभिन्न प्रजातियां जो अंतःक्रिया कर सकती है, नहीं। देखिए जनसंख्या प्रॉपर किसी जीव का होता है। जैसे बोलेगा मानव की जनसंख्या कितनी, शेर की जनसंख्या क्या, शेर का जब काउंट करेंगे तो उसमें मानव को हम इंक्लूड करेंगे, और जब दोनों को इंक्लूड करेंगे तो क्या वो किसी की जनसंख्या है? हम बोलेंगे पृथ्वी पर इतनी जनसंख्या है, क्या बोल सकते हैं सभी जीवों को जोड़ करके? नहीं कर सकते। तो एक प्रजाति का जीव जो आपस में मिलकर प्रजनन कर सकते, ठीक है, तो जो प्रजाति सेम होना चाहिए, साथ साथ जब प्रजनन एक साथ कर सकते हैं, उसमें सक्षम हैं, तो हम उसको जनसंख्या कह सकते हैं, जनसंख्या से उसको डिनोट करते हैं। तो ये आपका गलत है। जीव मंडल में रहने और परस्पर वार्तालाप करने वाली प्रजाति समूह सदस्य, ये नहीं होगा, ये सब जैव मंडल के पार्ट है। जनसंख्या तब उसको कहेंगे जब एक प्रजाति के जीव, ठीक है, जो आपस में प्रजनन करने में सक्षम हो, तो उनकी संख्या से संबंधित होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 का ए, ठीक है। 5 का क्या हो जाएगा आपका ए। एक प्रजाति के जीव जो आपस में प्रजनन करने में सक्षम है, वो जनसंख्या के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब है परमाफ्रॉस्ट किस बायोम को परिभाषित करता है, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रॉपर कोई प्रदेश है, ठीक है, और आप लोग बताइए किसको परिभाषित करता है? परमाफ्रॉस्ट, ठीक है। परमाफ्रॉस्ट किसको परिभाषित करता है, जरा बताइए आप लोग। जहाँ के लोग इग्लू में निवास करते हैं, बताइए। बर्फ के घर बना के रहते हैं, बताइए। अब बता दीजिए, अब आप लोग को पता चल गया होगा। तो वो जो तंत्र होता है, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है, जहाँ बर्फ ही बर्फ हो, और जहाँ टेम्परेचर बहुत ही मतलब -32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाए, एकदम पूरा फ्रीज एरिया हो, कह सकते हैं जिसको, एकदम फ्रीज एरिया, जहाँ पे जीव बहुत ही ना के बराबर बहुत कम पाए जाते हैं, बर्फीला एरिया हो, ठीक है। उसी को परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो यानी ठंड जहाँ फ्रीज और -32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है आपका रहे, ठीक है, तो वो सब परमाफ्रॉस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मेन रूप से आप कह सकते हैं जैसे कोई भी बर्फ़ से भरा हुआ एरिया है, या फिर कोई दलदल का एरिया है, ठीक है, और इसके ऊपर का जो मिट्टी में किसी प्रकार का वनस्पति नहीं उगता है, तो ये सब आपको परमाफ्रॉस्ट का एरिया कहलाता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा टुंड्रा। क्या हो जाएगा आपका? तो टुंड्रा प्रदेश, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका में टुंड्रा प्रदेश, जो कनाडा के उस साइड जो है टुंड्रा प्रदेश पाया जाता है, जहाँ बर्फ़ से अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक हो गया महाद्वीप, ये सब बर्फ़ से ढका हुआ है। तो इन सब एरिया को हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं? तो परमाफ्रॉस्ट कहा जा सकता है। टुंड्रा याद रखिएगा। यहाँ के लोग जो है बर्फ़ के घरों में रहते हैं, और बर्फ़ के ही ईंट से बने होते हैं, इग्लू वगैरह जिसको कहते हैं, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। मेन रूप से शिकार करना इनका मेन, जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो जल के अंदर रहते, बर्फ़ के नीचे तो जल रहता ही है, तो उसमें जीव पाए जाते हैं, तो उसको मार के शिकार करना। चलिए, तो ये परमाफ्रॉस्ट किस बायोम को प्रभाषित विशेषता है? तो टुंड्रा, ठीक है। तो जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ हो, जैव विविधता बहुत ही ना के बराबर हो, पेड़ पौधे ना हो, तो वैसे एरिया को ही परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। वायुमंडल की निम्न में से किस परत में O2 गैस उपस्थित है?
ठीक है। चलिए, ये तो क्वेश्चन आसान है, आप लोग खुद बताइए। वायुमंडल के निम्न में से किस परत में, सॉरी O3 कर लीजिएगा इसको O2 की जगह, ओजोन गैस होता है O3। O3 जो होता है वो ओजोन गैस का सूत्र है। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है और आपको पता होगा, एक क्षोभ मंडल है, एक समताप मंडल है, एक मध्य मंडल है, एक बहिर्मंडल है, एक आयन मंडल है। तो जो ओजोन होता है, जो कि आपके सन के अल्ट्रावायलेट यूवी रे को रोकता है, ठीक है, तो वो किस मंडल में है? चलिए, बहुत अच्छा, समताप मंडल में वो पाया जाता है O3 गैस। O3 गैस कहाँ पे होगा? तो समताप मंडल में रहता है। याद रखेंगे, O3 गैस की प्रचुरता है, ये सन से आने वाले जो यूवी रे है, अल्ट्रावायलेट रे, इसको रोक देता है, जिससे कि आप तक वो जो खतरनाक किरणें हैं जो आपके शरीर में कैंसर का कारक हो सकता है, ठीक है, उससे ये बचा लेता है। तो वायुमंडल के निम्न में से किस परत में ओजोन O3 गैस उपस्थित है? तो ये गैस जो है आपका कहाँ पे है? तो समताप मंडल में उपस्थित होता है, ठीक है। और इसका लेयर जो होता है वो आपको पता होगा, 15 से 35 किलोमीटर जो पृथ्वी के ऊपर का जो एरिया है 15 से 35 किलोमीटर का, उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। ऐसे समताप मंडल जो है आपका लगभग 15 से 50 किलोमीटर का होता है। समताप मंडल का रेंज 15 से 50 किलोमीटर का होता है, लेकिन 15 से जो 35 किलोमीटर जो है वो उसी में आपको जो है ओजोन परत होता है, जिसमें O3 गैस की प्रचुरता होती है, जो कि पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर समताप मंडल में ओजोन मंडल ना हो तो पृथ्वी को बहुत ज़्यादा नुकसान, पृथ्वी पर जीवों के जो प्रजातियां हैं, जीव हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसको बचाना बहुत ज़रूरी है O3 गैस के लेयर को। तो समताप मंडल याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। समताप मंडल में ओजोन का मुख्य तकनीकी उद्देश्य क्या है? वही क्वेश्चन जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, मेन रूप से वो क्या करता है, ठीक है। तकनीकी उद्देश्य इसका क्या होता है? टेक्निकल, तो धूप की यूवी किरणों को पूरी प्रकार से अवशोषित करता है। ये तो बिल्कुल सही है, अभी तुरंत हमने बताया, जो अल्ट्रावायलेट रे है उसको ये रोक देता है, वायुमंडल को ठंडा रखता है, ग्रीन हाउस गैसों का निष्क्रिय करना। तो देखिए, इसका जो प्रमुख मुख्य जब दे दिया, देखिए जब ये अल्ट्रावायलेट रे को रोकता है, तो देखिए ये जो पृथ्वी को ठंडा रखने का काम जो होता है वो एक अलग प्रक्रिया है। जब सनलाइट पहुंचता है और पृथ्वी से बाहर, ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये सब गलत है। ग्रीन हाउस गैसों को निष्क्रिय करना ये भी गलत है। धूप के जो यूवी किरण है उसको पूरे रूप से ये क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, और पृथ्वी पर जो जीव हैं जो रहते हैं उनको इन खतरनाक रे से, अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। नहीं तो बहुत तरह डिजीज जो है इसकी संख्या आपके धरातल के जीवों पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपका महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि समताप मंडल का ओजोन लेयर जो है, जो 15 से 35 किलोमीटर के बीच का लेयर है, जिसमें O3 गैस होता है ऑक्सीजन का, उसका ये काम है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। सारे क्वेश्चन आपके लेवल में हैं, अच्छे से ज़रूर पढ़ के सुन लीजिए, देख लीजिए। मुझे तो लगता है यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में ABS में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपको TRE 1 में भी ऊर्जा पिरामिड से पूछा था कि कितना % जो है ऊर्जा जाता है। जैसे कोई भी प्रथम लेयर में जो प्राथमिक जो ऊर्जा स्रोत है, जैसे मान के चलिए पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उसके ऊपर द्वितीयक स्रोत होता है, तृतीयक ऊर्जा का लेयर होता है। सब जीव क्या होते हैं कि एक दूसरे पे कहीं ना कहीं एक फूड चेन के माध्यम से जुड़े होते हैं। और तो ऊर्जा पिरामिड, जो एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है एक फॉर्म टू दूसरे फॉर्म, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो ऊर्जा का लॉस होता है, प्रत्येक लेयर में 10% आपका जाएगा। जैसे
प्राथमिक उत्पादक जो होगा जैसे पेड़ पौधे हो गए, उसमें 100% जब ऊर्जा है तो उसके ऊपर जो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे मान चलिए पेड़ पौधा हो गया, तो इसके ऊपर मान चलिए छोटे छोटे घास हो गए, घास को खाने के लिए क्या है, तो घास को खाने के लिए जो है आप कह सकते हैं जैसे हिरन हो गया, ठीक है। तो हिरन जो होगा इसमें वो 10% ट्रांसफर होगा एनर्जी। फिर इसके ऊपर जो होगा हिरन को खाने वाला जीव होगा, उसमें इसका 10% होगा। तो इस प्रकार से 10-10% जो है आपका टोटल एनर्जी का वो ट्रांसफ़र होता है ऊर्जा पिरामिड के तहत, ठीक है। तो ये भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए हमने आपको चर्चा कर दिया था एनर्जी का ट्रांसफ़र कितना होता है, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे भी गए थे। तो इसमें भी जो चेन होता है उसमें आप देखेंगे पिरामिड में वो प्राथमिक उत्पादक होता है, खास करके प्राथमिक उत्पादक वर्ग में आपका हो गया पेड़ पौधे, हरे साग सब्जी जो भी है। प्राथमिक उपभोक्ता हो गया आपका कौन सा, शाकाहारी जीव जो उसको खाता है। द्वितीयक उपभोक्ता क्या हो गया, जो मांसाहारी या सर्वाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता दोनों को खाते हैं। तृतीयक जो शिकारी, जो द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा जाता है, ठीक है, तो वो आपका तृतीयक उपभोक्ता के रूप में आता है। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, फूड का जो एनर्जी का पिरामिड बना होता है, ठीक है। तो ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अच्छे से आप लोग समझिए। यह विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में जीवों की संख्या का आकलन करता है। क्या ये सही है, जीवों की संख्या का आकलन करेगा ये, या फिर यह पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के संचरण जो ट्रांसफ़र है और विभिन्न जैविक स्तरों के उसके वितरण को दर्शाता है, ये तो सही है। यह विभिन्न प्रजातियों के बीच भोजन की श्रृंखला को दर्शाता है, नहीं, ये ऊर्जा के ट्रांसफ़र को, जो भी एनर्जी लेवल एक लेयर से दूसरे लेयर में जाता है उसको ये पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा पिरामिड के तहत हम लोग दर्शाते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक उत्पादकता होता है, प्राथमिक उत्पादक वर्ग होता है, जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, उसको खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता हुआ, शाकाहारी जीव हो गया। फिर शाकाहारी जीव को कोई जीव खाया, ठीक है, और सबसे ऊपर तो आपको पता ही है मानव होता है, जो कि सभी जीवों को खा जाता है। तो यह पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा संचरण और विभिन्न जैविक स्तरों पर वितरण को दर्शाता है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ऊर्जा का पिरामिड हो जाता है। और 10% ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है, जैसे ये 100%, उसके ऊपर उसका 10%, उसके ऊपर उसका 10%, उसके ऊपर उसका 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे नीचे जैसे 100 है, इसका 10% 10, इसका 10% 1, फिर इसका 10% 0.1, इस प्रकार से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था TRE 1 में, जो लोग प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको पता होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और कहाँ से पूछे जाएंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं EVS का ही बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा होता है, ठीक है। देखिए आप जब ऐसे करते हैं तो ये आपका स्थल का पिरामिड होता है ऊर्जा का। तो यहाँ पे जो जीव होते हैं ना, स्थल में क्या होते हैं कि आपके जो उत्पादक वर्ग आता है, उसके बाद उपभोक्ता, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी की संख्या उससे कम होगी, उससे कम द्वितीयक उपभोक्ता होगा और सबसे कम तृतीयक उपभोक्ता होगा। लेकिन जब समुद्र में आप चले जाइएगा तो तृतीयक उपभोक्ता ज़्यादा होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट प्राथमिक उपभोक्ता का। तो ये उल्टा हो जाता है, समुद्र का जो पिरामिड होता है एनर्जी का वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछ देगा कि उल्टा पिरामिड किसको दर्शाता है, तो याद रखिएगा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है, जहाँ जो शीर्ष शिकारी होते हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। जो शीर्ष शिकारी होंगे, तृतीयक उपभोक्ता होंगे, उनकी संख्या ज़्यादा होगी। वहीं जो है प्राथमिक जो होंगे उनकी संख्या कम होती है, ठीक है। जैसे उसमें भी छोटे छोटे पेड़ पौधे अंदर में रहते हैं जलीय, तो उनकी संख्या कम होगी, लेकिन जो जो शिकारी वर्ग की तरफ बढ़ेंगे उनकी संख्या बढ़ती है। तो ये आपका जो है यहाँ पर उल्टा पिरामिड से अगर क्वेश्चन पूछेगा
तो याद रखिएगा ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं SDG MDG, तो देखिए SDG होता है मिलेनियम गोल्स, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत जो विकास का लक्ष्य है। तो देखिए दोनों पहले शुरू में एक ही चीज़ था लगभग, दोनों का जो लक्ष्य है वो क्या है कि बस थोड़ा सा समय के बाद जो है बदलाव आया SDG और MDG में। पहले 8 लक्ष्य, प्रमुख लक्ष्य MDG के तहत बनाए गए थे। आगे चल कर के जो है यही चीज़ इंक्लूड करके 17 लक्ष्य दे दिया गया, जैसे शून्य भूखमरी होना चाहिए, गरीबी शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपके 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे SDG दिए गए हैं, सभी देश इसको फॉलो कर रहे हैं। और SDG सतत विकास का लक्ष्य है कि आप जो वर्तमान में संसाधन आपको दिया गया है उसका बेहतर यूज करके अपने आने वाले पीढ़ी को भी जो है देना है, आपको बचा करके रखना है। जैसे मान के चले खनिज तेल, अगर हमारी पीढ़ी ही सारे खनिज तेल ख़त्म कर ले तो हो सकता है आने वाले समय में जो हमारे जो आने वाला जनरेशन होगा उसको कठिनाई का सामना करना होगा। ठीक है, तो बेहतर भविष्य हम अपने आने वाले कल को दें, उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा SDG है क्या। तो जो वर्तमान संसाधन है उसको इस प्रकार से खर्च करना है, जैसे पर्यावरण है उसको बचा के रखना है, जिससे कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं वो भी उसका बेहतर उपयोग कर सके। और इसका जो प्रमुख जो लक्ष्य होता है वो आपका है गरीबी भूखमरी का जैसे उन्मूलन करना, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, लिंग समानता को बढ़ावा देना, बाल मृत्यु दर को घटाना, मातृ स्वास्थ्य सुधार करना, जैसे उसके लिए जो है बहुत सारी योजनाएं सरकार लागू कर रही है। प्राथमिक शिक्षा के लिए आपको पता ही होगा, अनुच्छेद 21 क के तहत दिया गया, आपको प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दे दिया गया, आयुष्मान कार्ड जारी कर दिया गया स्वास्थ्य के लिए। तो ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ही पार्ट होते। तो 17 लक्ष्य है SDG का, वहीं 8 लक्ष्य शुरुआती दौर में जो है वो बनाए गए थे, वो MDG के लक्ष्य हुआ करते थे, MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है MDG का 2000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था अगर पूछेगा MDG की स्थापना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है लिख भी सकते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, कई बार हो सकता है आपको पूछ दे MDG कहते किसको है, तो मिलेनियम, याद रखिएगा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। वहीं SDG क्या हो गया, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। वहीं SDG क्या होता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है। ठीक है, तो सहस्त्र विकास लक्ष्य MDG को अपनाया जाना, यहाँ क्या निम्नलिखित घटनाओं को एक क्रम में व्यवस्थित करें जो सतत लक्ष्य को अपनाने की ओर बढ़ते क्रम में है। देखिए सबसे पहले आपको हमने बताया 2000 ईस्वी में MDG आया, जिसमें 8 लक्ष्य रखे गए थे। कितने लक्ष्य थे, तो 8 लक्ष्य थे। ठीक है, आगे चल करके SDG आया जिसको कि 2015 तक पूरा करना था। MDG को 2015 तक लक्ष्य रखा गया था। वहीं जो है 2015 में SDG आया और इसका लक्ष्य है 2030 तक जो 17 लक्ष्य हैं उसको पूरा करना। लक्ष्य में हमने आपको बता ही दिया, खास करके शून्य जो करके जैसे है गरीबी भूखमरी का उन्मूलन करना, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कराना बच्चों को यानी आने वाली पीढ़ी को, लिंग समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त करना, बाल मृत्यु दर को कम करना, मातृ स्वास्थ्य पर ध्यान देना, HIV एड्स मलेरिया अन्य बीमारियों की रोकथाम करना, पर्यावरण जो है उसको सुनिश्चित करना, स्थायित्व को, पर्यावरण का बचाव और विकास के लिए वैश्विक साझेदारी करना, ये लक्ष्य MDG का था। ठीक है, वहीं अगर SDG की बात करें, सतत जो विकास लक्ष्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उसके तहत जैसे कोई गरीबी नहीं, जो है पॉवर्टी होनी चाहिए। ठीक है, ये 17 लक्ष्य में है।
उसके तहत आपको पता होगा मनरेगा जैसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसके बाद आपका है जीरो हंगर, इसके तहत भी आपको पता होगा पीडीएस सिस्टम जो है जन वितरण प्रणाली के माध्यम से जो है आपके घर तक अनाज पहुंचाया जा रहा है। फिर आपके स्वास्थ्य के लिए है तीसरा, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए है, ठीक है, तो उसके तहत है आयुष्मान भारत कार्यक्रम। उसके बाद है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप देख ही रहे हैं आपकी सरकार आपके लिए जो है बीपीएससी टीचर की नियुक्ति कर रही है और आप लोग बन के जाएंगे योग शिक्षक के रूप में। उसके बाद है जेंडर इक्वलिटी की बात होगी, ठीक है, जो लैंगिक असमानता वर्षों से आ रहा है उसको दूर करने की बात है। तो ये सब 17 लक्ष्य हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, एसडीजी जरूर पढ़िएगा। 17 लक्ष्य हैं, 2015 में आया, 2030 तक का है, ये सब आपको लक्ष्य रखा गया है। रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन देखिए रियो डी जेनेरो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ, ठीक है, तो ये बहुत पहले की घटना है, ये आपको 1992 की ही घटना है, ठीक है। सुस्त विकास की संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो +2 संयुक्त राष्ट्र सुस्त विकास सम्मेलन एसडीजी को आधिकारिक रूप से अपनाया गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ का जो आंसर हो जाएगा, तो आपको इसमें सबसे पहले जो घटना घटित होगा तो रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी में। यहीं से जो है पर्यावरण की दृष्टिकोण विकसित हुई, तो ये घटना, ठीक है, सबसे पहले होगी। तो 2 देखिए, और सबसे बाद में एसडीजी जो कि 2015 में आया। तो आप अगर पहला और लास्ट खोज लिए तो बीच वाला तो आप ऐसे भी देखिए पहला लास्ट कहाँ है, 2 नंबर और 4 नंबर यहाँ पे दिख रहा है। अब बीच में क्या आ जाएगा, एमडीजी जो आया कब आया, तो 2008 में हमने बताया आया, ठीक है, सॉरी 2000 ईस्वी में आया 8 लक्ष्यों के साथ। तो ये हो गया, उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, तो ये हो गया 2 1 3 4। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। हमने इसीलिए आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बता दिया, क्योंकि कई लोग नहीं समझते हैं, केवल रट्टा मार के जाते हैं ऑप्शन रट के, तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो सब टॉपिक को समझिए। पर्यावरण है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपको पता ही है, बीपीएससी का जो लेवल है उस लेवल में आपको पढ़ना ही पड़ता है, और उसके लिए आपको जो है थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत विकास लक्ष्यों को सहस्त्र विकास लक्ष्य एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का सर्वश्रेष्ठ अलग करता है। अब दोनों में अंतर क्या है, एसडीजी और एमडीजी जो पहले आया, दोनों में अंतर क्या है, आखिर एमडीजी के बाद एसडीजी क्यों लाना पड़ा सरकार को। तो सबसे प्रमुख जो यहाँ पे अंतर है, एसडीजी उद्देश्य में भूख और गरीबी जैसे लक्ष्यों के आधे मार्ग की ओर, जैसा कि एमडीजी थे, ठीक है। देखिए एसडीजी का उद्देश्य भूख और गरीबी जैसे लक्ष्यों के आधे मार्ग नहीं, इसमें है पूर्ण मतलब गरीबी समाप्त करना है 100%, मतलब 0 तक पहुंचाना, तो ये आपका गलत हो गया। एसडीजी केवल सर्व विद्यालय शिक्षा पर केंद्रित है जैसे कि एमडीजी थे, नहीं, ये केवल विद्यालय शिक्षा पर केंद्रित नहीं है, बल्कि उस शिक्षा की भी बात करता है, ठीक है। उसके लिए काम मिले बच्चों पढ़ाई करने के बाद, उसके लिए भी वो जिम्मेदारी लेता है। तो ये केवल सर्व विद्यालय शिक्षा पे केंद्रित नहीं होता है कि आगे के जो पढ़ाई हैं, जो उसके जीवन है जुड़ी हुई हर एक पार्ट पे, तो ये भी गलत है। एसडीजी शांति को सामाजिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में शामिल करते हैं, जो एमडीजी में अनुपस्थित है। हाँ, ये चीज़ एमडीजी में नहीं था। 8 लक्ष्य में जो सामाजिक शांति की जो बात हो रही थी, ये आपका जो है वो एमडीजी में लक्ष्य नहीं था। एमडीजी में जो बेसिक नीड था, जो जरूरी का चीज़ है, वही लक्ष्य थे, ठीक है। तो ये जो है एसडीजी में जो शांति को सामाजिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया है। तो शांति कैसे होगा, तो शांति के लिए जब कोई गरीबी नहीं होगा, जब भूखमरी नहीं होगा, अच्छे स्वास्थ्य होंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, तभी हो सकता है। तो मेन रूप से सामाजिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में एसडीजी में जो शांति हुआ, जो सामाजिक एसडीजी शांति को सामाजिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में भी शामिल करते हैं, जबकि एमडीजी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन एक भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्यों से नहीं है? हमने आपको अभी तुरंत बताया 17 लक्ष्य हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सुना भी दूं थोड़ा सा। पहला है कि नो पॉवर्टी, यानी कोई गरीबी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई गरीबी नहीं, ये पहला लक्ष्य है। किसी भी देश में कोई गरीबी नहीं होना है। दूसरा लक्ष्य है शून्य भूखमरी, कोई भूखा नहीं रहे। ठीक है, शून्य भूखमरी, कोई भूखा नहीं रहे। तीसरा लक्ष्य है आपका अच्छा स्वास्थ्य कल्याण। चौथा है, सुन लीजिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा है लिंग समानता। छठा है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। देख रहे हैं ना सरकार स्वच्छ जल स्वच्छता पे कितना काम किया। उसके बाद है सातवां, सस्ती ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा तक उपलब्ध। उसके बाद है सम्मानजनक काम और आर्थिक वृद्धि। ठीक है, असमानता में कमी, सतत शहर समुदाय का विकास, जिम्मेदार उपभोक्ता एवं उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे का जीवन, यानी समुद्र के अंदर का भी जीवन का अगर नाश हो रहा है तो उसको भी बचाना है, जैसे सागरमाला परियोजना है। स्थल पर जीवन सुरक्षित रहे, स्थल पर जीवन को भी देखना है। शांति और न्याय मजबूत संस्थान, यानी शांति की भी बात करता है कि जो समाज में शांतिपूर्ण जो है स्थिति बनी रहे, उसके लिए प्रशासन, शासन प्रशासन बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद साझेदारी लक्ष्यों के लिए, कोई भी जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व, जैसे सौर ऊर्जा के लिए क्या है आपका एक ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सौर तकनीकी है उसको एक दूसरे से शेयर करना और अपने लक्ष्य को पूरा करना, स्वच्छ ऊर्जा वाला। तो ये सब जो है 17 लक्ष्य में है। 17 हमने काउंट करा दिए, लिखना संभव नहीं था। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्य में नहीं है? शून्य भूख, ये तो है। गुणवत्ता शिक्षा, ये भी है। वैश्विक वित्तीय समानता, क्या हमने बताया वैश्विक वित्तीय समानता है, यानी विश्व के सभी देशों का वित्तीय समानता हो वहाँ के लोगों का, ये संभव भी नहीं है। ठीक है, तो ये लक्ष्य भी नहीं है। वैश्विक वित्तीय समानता कभी हो ही नहीं सकता। जो देश जिस प्रकार से संसाधन युक्त हैं, जिस प्रकार से उनमें जनसंख्या है, वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो ये लक्ष्य भी नहीं है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र सुस्त विकास लक्ष्यों के संदर्भ में प्राथमिकता क्षेत्र हैं? ठीक है, तो शून्य जो है क्षेत्र सुस्त विकास लक्ष्यों के संदर्भ में विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टी एरियाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सुस्त मतलब यह सतत होना चाहिए। सतत ये आपको थोड़ा सा ये शब्द ले करके सतत लिख देता, तो चूंकि क्या होता है ना, इंग्लिश टू हिंदी ये ट्रांसलेट होता है, तो उसमें थोड़ा सा शब्द में इधर। तो सतत विकास लक्ष्य का प्राथमिकता कौन कौन सा है? तो गरीबी नहीं तो है ही, शून्य भूख भी है। शहरीकरण को कम करना क्या हो सकता है? वहाँ तो लक्ष्य है शहरीकरण को करना। शांति न्याय मजबूत संस्था, ये भी लक्ष्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 1, 2 और 4 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 हो जाएगा। अभी हमने आपको जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बताए, गरीबी नहीं, भूखमरी नहीं, उसके बाद जो है शांति न्याय मजबूत संस्थान, ये सब भी होना चाहिए। शहरीकरण भी होना चाहिए। शहरीकरण मतलब स्मार्ट शहर की बात होती है, स्मार्ट सिटी की। तो यह शहरीकरण को कम करना क्या इसका लक्ष्य है? बिल्कुल नहीं, इसका लक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको छोड़ करके बाकी जो लक्ष्य है वो आप यहाँ पर, और इसी तरीक़ा से आप देखिएगा BPSC खास करके प्रशासनिक सेवा में पूछने लगा है। बाकी आपके जो 1 to 5 में भी पूछ सकता है इस तरीक़ा से क्वेश्चन, क्योंकि अब उसे योग्य एम्प्लॉय चाहिए, आयोग को अच्छे टीचर चाहिए, तो उसके लिए वो थोड़ा सा डीपली जा सकता है। सतत विकास लक्ष्य SDG के संदर्भ में भारत में नीति आयोग का प्रमुख भूमिका क्या है? आपको पता होगा, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वो 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई BJP, तब से वो है। पहले योजना आयोग हुआ करता था, तो उसने ही डेवलपमेंट गोल्स का जो कह सकते हैं देख रेख, उसी के द्वारा जो है ये किया जाता है। तो यहाँ पे आपको देखना है सतत विकास लक्ष्य SDG के संदर्भ में भारत में नीति आयोग का प्रमुख भूमिका क्या है। ठीक है,
नीति आयोग प्रमुखतः विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहित करने में ध्यान केंद्रित करता है। देखिए ये काम नीति आयोग नहीं करता है। नीति आयोग देश के अंदर के विकास पे विशेष फोकस करता है। मंत्री स्तर पे, राज्य स्तर पे मंत्रिपरिषद उसमें सदस्य में रहते हैं। नीति आयोग भारत में एसडीजी की प्रगति का मॉनिटरिंग करने, बिल्कुल, और सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच प्रयासों को समन्वित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है, ये काम जो है नीति आयोग करता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अच्छे से समझ लीजिए। और ख़ास करके जो प्रशासनिक सेवा की भी तैयारी कर रहे हैं वो सब तो एकदम अच्छे से पढ़िए ये सब। ठीक है, ईवीएस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, और आने वाले समय में जो लोग जैसे नेट जेआरएफ वगैरह का तैयारी करते होंगे तो वहाँ भी ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ईवीएस तो आपको हर एक टीचिंग एग्जाम में पूछ देता है, तो ध्यान से अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए सबसे सुरक्षित ऊर्जा कौन सा है? चलिए बताइए आप लोग, सुरक्षित ऊर्जा कौन सा होगा? ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से बताइए, भारत में ऊर्जा का सोर्स में कौन सा हो जाएगा सुरक्षित ऊर्जा की दृष्टिकोण से? तो देखिए भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो भारत, चूंकि आपको पता होगा कर्क रेखा भारत से होके गुजरती है और साल के 300 दिन धूप उगता ही है, उगता। ठीक है, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा सुरक्षित ऊर्जा भारत के लिए जो है वो सौर ऊर्जा है। पवन ऊर्जा की भी गारंटी नहीं है, ये समुद्र जो तलीय भाग हैं समुद्र, वहीं पे ये पवन ऊर्जा, या पहाड़ी एरिया है वहाँ पे हो सकता है। लेकिन सौर ऊर्जा पूरे देश में दुर्गम एरिया है, वहाँ पे भी कहीं पे भी हो सकता है, सौर ऊर्जा से एनर्जी क्रिएट किया जा सकता है। तो सौर ऊर्जा भारत के लिए क्या हो जाएगा? एक सुरक्षित ऊर्जा स्रोत के रूप में हो जाएगा, सोलर एनर्जी। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर मैं बोल दूं, अभी तक अगर आपने कोर्स को नहीं लिया है तो कोर्स से निश्चित रूप से जुड़ जाएं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए कंपटीशन हब प्ले स्टोर से, और नहीं कम से कम क्रैश कोर्स ज़रूर बाय कीजिए। एक बार आप देखिए कि कितना हमने आपको पढ़ाया है, मटेरियल आपको दे रखा है, मात्र 499 चार्ज है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जुड़िए जो लोग केवल यूट्यूब पे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल पीईसी और सेल्स किस पे आधारित होता है? ये भी क्वेश्चन आपको फोटो इलेक्ट्रिक वाला जो है क्वेश्चन बार बार पूछ ही देता है। तो इसमें क्या होता है? ठीक है, तो फोटो जो इलेक्ट्रोकेमिकल है पीईसी, जो सेल्स होते हैं फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सोलर सेल्स, किस पे आधारित होते हैं? ठीक है, तो ये आधारित होते हैं, याद रखेंगे, अकार्बनिक अर्धचालक और इलेक्ट्रोलाइट की संयुक्त संरचना पे। और ये क्या करता है? आपका जो लाइट होता है, प्रकाश होता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे देखिए प्रकाश से पेड़ पौधे भी एनर्जी लेते हैं ना, प्रकाश की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, तो वहाँ वो ऊर्जा के रूप में प्रकाश का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अकार्बनिक अर्धचालकों के माध्यम से क्या होता है कि सन लाइट को कन्वर्ट कर लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में, और फिर उसका उपयोग किया जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल और सेल्स किस पे आधारित होता है? मतलब प्रकाश जो है वो आपका बदल जाता है केमिकल एनर्जी फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और कार्बनिक अर्धचालकों और इलेक्ट्रोलाइट की संयुक्त संरचना पे ये फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल काम करते हैं। अक्षय और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के मध्य प्रमुख अंतर क्या है? देखिए एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो कि जितना आप यूज करेंगे उसको कम समय में प्राप्त भी कर लीजिए। जैसे सोलर एनर्जी क्या कभी समाप्त होने वाला है? सनलाइट नहीं होगा। तो ये अक्षय ऊर्जा हो गया। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, अक्षय ऊर्जा हो गया। और नवीकरणीय ऊर्जा जिसको आप उपयोग कर लिए एक बार वो समाप्त हो जाए, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब क्या हो जाता है कि कम समय में तैयार नहीं होता, बरसों लग जाते हैं कोयला बनने में। ठीक है, तो ऐसे
जो ऊर्जा के स्रोत होंगे वो अनवीकरणीय होंगे। नवीकरणीय जो रिन्यूएबल हैं, जो तैयार हो जाते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, पवन एनर्जी हो गया, तो ये सब। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है अच्छे और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के मध्य प्रमुख अंतर क्या है। सारे ऑप्शन को आपको पढ़ना है और फिर आपको बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अक्षय एनर्जी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आप समझ गए होंगे। जो क्रिएट किया जा सके कम समय में, खुद बन जाए, समाप्त ना हो कभी, वो रिन्यूएबल हो जाता है। नॉन रिन्यूएबल में आ जाता है जो समाप्त हो जाए और लंबा समय लगे उसको तैयार करने में। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आमतौर पर अक्षय ऊर्जा स्रोत की तुलना में अधिक लागत प्रभावी होते हैं। क्या ऐसा बात है? अधिक लागत प्रभावी होते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। अक्षय ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर, पवन, कोल, तेल जैसे अनवीकरणीय स्रोतों के विपरीत छोटी अवधि में प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त किए जा सकते। बिल्कुल, अक्षय ऊर्जा तुरंत आप प्राप्त कर सकते। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आमतौर पर अक्षय स्रोत अधिक पर्यावरण के अनुकूल होते? बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा अनुकूल होगा आपका अक्षय ऊर्जा स्रोत, जैसे सोलर लाइट। इससे कोई पर्यावरण पे इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है, ना प्रदूषण होगा, ना इसमें जो है पर्यावरण से संबंधित कोई भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उनकी प्रचुरता के आधार पर बायोगैस के विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? ठीक है, उनकी प्रचुरता बायोगैस में, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बायोगैस में सबसे ज़्यादा किसका प्रचुरता होगा? देखिए, बायोगैस जब भी होगा तो उसमें मीथेन सबसे ज़्यादा होगा, CH4। क्या होगा सबसे ज़्यादा? तो मीथेन सबसे ज़्यादा होगा, हमेशा याद रखिएगा बायोगैस में। तो सबसे ज़्यादा सी, तो यहाँ पे अब ये दोनों तो काट लीजिए, ऑप्शन आ गया, ये हो गया, ये दोनों काट लीजिए, ये हो गया। यानी अब बी और डी में देखिए, उसके बाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो सी के बाद डी कहाँ दिख रहा है? उसके बाद क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, और सबसे कम होगा आपका अमोनिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आप लोग एकदम याद रखिएगा, बायोगैस जो होते हैं, खास करके जो जीव जगत के जो कचरे होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उससे इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें मीथेन निश्चित रूप से होगा। एक बार सुनते होंगे कि नाले के नज़दीक जो है गैस निकालने की बात हो रही थी, अपशिष्ट से, कचरा से, तो वो सब बायोगैस के ही रूप होते हैं। तो उसमें मीथेन सबसे ज़्यादा होगा, यानी जो कृषि अपशिष्ट या जानवरों के अपशिष्ट से ये बनाए जाते हैं गैस, बायोगैस, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उसमें मीथेन होगा, सेकेंड स्थान पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। तो ऑप्शन खोज के आपको बना लेना है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोटर वाहनों में फ्लैक्स फ्यूल इंजन क्या है? ठीक है, जो फ्लैक्स फ्यूल इंजन एक नया कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता है मोटर वाहन में? तो देखिए, अब क्या होगा कि इथेनॉल एक शब्द आप सुनते होंगे, बहुत ज़्यादा इसका चर्चा हो रहा है। इथेनॉल क्या होता है? तो कृषि अपशिष्ट, जैसे गेहूं का हो गया, धान का हो गया, ये सब जो पौधे होते हैं उसके अपशिष्ट से जो है वहाँ पे इथेनॉल बनाया जाता है, और उसको 20% तक मिलाया जा सकता है। आपके जो भी खनिज तेल है, पेट्रोलियम है या डीजल है, उसमें मिलाया जा सकता है। तो और जो उस पे चले, मोटर वाहनों में फ्लैक्स फ्यूल इंजन क्या है? इंजन जो केवल जैव ईंधन पर चलते नहीं, इंजन जो केवल 50.9 जैव ईंधन और 50.6 पेट्रोल के साथ संगत करते, ये भी गलत है। इंजन जिनमें जैव ईंधन के अंतर्गत आपका, ठीक है, बहुत सारे ईंधन हो गए, जैसे आपका जैव ईंधन में ही पेट्रोल, खनिज संपदा, ये सब हो जाते हैं, डीजल, ठीक है, साथ साथ इथेनॉल। और पेट्रोल को किसी भी अनुपात में डाला जा सकता है। ठीक है, तो जैव ईंधन और पेट्रोल को किसी भी अनुपात में जो डालते हैं वो तभी काम करेगा जब वहाँ पे फ्लैक्स फ्यूल इंजन उसमें रहेगा। तो ठीक है, तो फ्लैक्स फ्यूल इंजन मेन रूप से आपका क्या करेगा? तो जैव ईंधन और पेट्रोल को जब किसी भी अनुपात में डालेंगे तब भी वो चलता है। तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग के बीच में हम करवा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीवीआई है।
परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित का उपयोग करके न्यूट्रॉन की गति कम किया जाता है। मंदक के रूप में कौन काम करता है? परमाणु रिएक्टर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, बहुत सारे जगह जो है परमाणु रिएक्टर है, भारत में भी काकरापारा हो गया, कैगा हो गया, ठीक है, रावत भाटा हो गया, बहुत सारा ये हमने आपको बता रखा है। परमाणु ऊर्जा स्रोत में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के माध्यम से वहाँ पे ऊर्जा तैयार किया जाता है। तो संलयन होना चाहिए, तो इसमें क्या है कि नियंत्रित संलयन होता है, और नियंत्रित होगा तब तो विस्फोट हो जाएगा। और नियंत्रित करने के लिए कुछ पदार्थ का प्रयोग होता है, कौन कौन सा? तो आपने पढ़ा होगा, ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट के भी क्षय का प्रयोग किया जाता है, D2O जो भारी जल है उसका भी प्रयोग किया जाता है, मोनोजाइट ट्रिटियम का प्रयोग नहीं होता है। तो ड्यूटेरियम, ग्रेफाइट और भारी जल, D2O जिसको बोलते हैं भारी जल, ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A, B और E। कहाँ दिख रहा है आपको? A, B और E देखिए, कहीं दिख रहा है A, B, C? तो यहाँ पे A, B और E होता, E छूट गया, A, B एंड E जो है ऑप्शन नंबर A में होता, लेकिन यहाँ पे छूट गया है। A, B और E यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगर एग्जाम में हो तो अपने मन से नहीं सोचना, तब इनमें से कोई नहीं मार दीजिएगा, हमने अपना डाल दिया, यहाँ छूट गया E लिखा गया ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो A, B और E हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है EVS के। अब देखिए, रिएक्टर किसी भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र का हृदय होता है। बिल्कुल, रिएक्टर से ही तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र चलते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के मामले में रिएक्टर को छोड़कर तकनीक अन्य किसी भी जीवाश्म ईंधन में चलने वाले ऊर्जा संयंत्र के समान ही होते हैं। ये ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, रिएक्टर किसी भी एक सेकेंड रिएक्टर किसी भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र का हृदय होता है, ये तो सही है। उसके बाद कह रहा है आपका कि रिएक्टर को छोड़कर तकनीक अन्य किसी भी जीवाश्म ईंधन से चलने वाले ऊर्जा से, हाँ देखिए, बाद बाकी सिस्टम सबका सेम ही होता है, ये भी सही है। क्यों? आप देखिए, चाहे आप विद्युत किसी भी तरीका से तैयार कीजिए, मेन विद्युत देखिए तैयार कैसे होता है। जैसे अगर आपको जल विद्युत बनाना है तो आप क्या करते हैं, टरबाइन है, जैसे ये मान चलिए पंखी है, इस पर आप पानी का फुहारा दिए, प्रेशर दिए, ठीक है। चाहे ये सिस्टम आप देखिए, चाहे आप जो जल विद्युत जो तैयार किया जाता है बांध बना के नदी में, वहाँ पर भी क्या होता है, डैम के माध्यम से पानी का फोर्स होता है, टरबाइन घूमता है, टरबाइन जब घूमता है तो डायनेमो लगा होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, ठीक है, वही आपको प्रोवाइड होता है। तो बाकी सिस्टम सबका सेम ही होता है। और यहाँ पे भी क्या होता है कि टरबाइन ही होता है, ठीक है, प्रेशर बनता है, ये केवल ईंधन के रूप में कार्य करता है रिएक्टर। बाकी टेम्परेचर से फिर वो क्या करता होगा, टरबाइन घूमेगा, टरबाइन घूम के ही एनर्जी बनेगा। तो बाकी सिस्टम सेम ही रहता है, केवल आपका रिएक्टर जो होता है वो अलग होता है। तो दोनों कथन सही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दोनों कथन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आज जो है इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है कल के वीडियो लेक्चर में करेंगे। जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं वो निश्चित रूप से जुड़ जाइए। मैं PDF आपको ग्रुप में भेज देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग सारे क्वेश्चन को बना लेंगे और आंसर मिला लेंगे, ठीक है, कि आप कितना EVS में जानकारी रखते, खास करके 1 to 5 वाले और HM वाले, ठीक है। बाकी लोग केवल सुन लिए हैं, और प्रशासनिक सेवा वाले भी जो तैयारी करें वो भी देख लीजिएगा, यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते आप लोग को समझ में आया होगा। हमने हर संभव प्रयास किया समझाने का, बाकी थोड़ा बहुत